हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास में हम प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। तो इससे पहले मैंने प्राचीन इतिहास पर कई वीडियो बनाई हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। जिससे क्या होगा, आपका इतिहास के प्रति एक अच्छी समझ तैयार होती चलेगी और आप चीजों को एक दूसरे से लिंक करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक हमारा है वो आज का टॉपिक है हमारा मगध का उत्कर्ष। तो मगध के उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ रहे थे कि उत्तर वैदिक काल के समय तक क्या होता है, हमारी जनपद इकाई होती है और वो वक्त के साथ क्या होता है, वो जनपद जो है एक बड़ा रूप धारण कर लेते हैं और वो क्या कितने भागों में बढ़ जाते हैं, महाजनपद तैयार हो जाते हैं। 16 महाजनपद के रूप में भारत एक जो हमारा भारतवर्ष होता है वो 16 महाजनपद के रूप में होता है। ठीक है, उस समय तो क्या होता है, उसमें से उन 16 महाजनपदों में से एक मगध होता है, मगध साम्राज्य होता है, जो बहुत ही ज्यादा उस समय उन सारे साम्राज्यों में एक शक्तिशाली, एक विस्तार पूर्वक साम्राज्य के रूप में उभर कर आता है। ठीक है, तो उसके क्या कारण होते हैं, क्या वजह थी, क्या परिस्थितियां थी और उस मगध साम्राज्य पे किस किस वंश ने शासन किया, उन सारी बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। अब बात करते हैं, तो हम बात कर रहे थे मगध के उत्कर्ष की, क्योंकि मगध एक बहुत बड़ा साम्राज्य था उस समय। भारतवर्ष में जो मगध का साम्राज्य था वो बहुत ही शक्तिशाली एक बड़ा साम्राज्य के रूप में उभर कर आया था उन परिस्थितियों में। तो ऐसे क्या वजह थी और कौन कौन से वंश ने उस पर शासन किया, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं ये क्या था। तो मगध का जो उत्कर्ष हुआ था वो क्या हुआ था, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध एक शक्तिशाली राज्य, एक साम्राज्य बनकर आया था। ठीक है, ये राज्य बनकर उभरा था। अगर हम बात करें संस्थापक की, तो मगध के संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कौन हो जाता है, बृहद्रथ। ठीक है, संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, तो बृहद्रथ को मगध का साम्राज्य संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे आविर्भाव हर्यक वंश के शासन के साथ हुआ, यानी मगध का अगर शासन की या वंश की बात करें तो शुरुआत कौन वंश को माना जाता है, तो हर्यक वंश को प्रथम वंश के रूप में, प्रथम राजवंश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं मगध, क्योंकि आप जानते हैं 16 महाजनपद थे। आपके 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के टाइम जो है मगध एक उभर कर आता है, लेकिन क्या था, वो 16 महाजनपदों में भारत बटा हुआ था। तो उसमें से एक जनपद कौन था, मगध था। ठीक है, तो मगध ये इतना उभर कर क्यों आया, क्या इसके ऐसे कारण थे जिसका इसमें विस्तार हुआ और क्या ऐसी वजह थी कि ये इसमें शक्तिशाली बनकर आया, इसने भारत में इसका एक बहुत ही भारी विस्तार, आप अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या होगा, भारत में इसका विस्तार बहुत दूर दूर तक फैल गया था। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ कारण। तो क्या कारण ऐसा था जो मगध जो था एक शक्तिशाली राज्य बना था। तो इसका क्या था, वहां पे कुछ कारण थे, जैसे कि आप जानते हैं आर्थिक कुछ कारण होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इकोनॉमिकल कंडीशंस भी अच्छी होना चाहिए एक मजबूत शासन बनाने के लिए, क्योंकि पैसा ही क्या होता है, एक ताकत, एक जो शक्ति देता है, वो क्या होता है, इकोनॉमिकल कंडीशन जो होती है वो भी एक शक्ति देती है, एक प्रदान करती है किसी भी राज्य को स्थायित्व बनाने के लिए, उसको एक मजबूत शासन बनाने के लिए उसका भी होता है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे आर्थिक कुछ कारण थे और कुछ राजनीतिक कारण भी थे, क्योंकि राजनीतिक अगर हम कारण की बात करें तो राजनीतिक वो कारण थे जिसमें क्या था कि राजनीतिक रूप से अगर देखें तो कुछ शासक जो सत्ता संभाल रहे थे, जो शासक थे वो महत्वपूर्ण थे, यानी महत्वाकांक्षी थे। उस समय क्या था, वो महत्वाकांक्षी थे, उनका जो वो जो थे क्या कर रहे थे, अपने साम्राज्य को, जो 16 महाजनपद थे वो आपस में ही क्या कर रहे थे, अपने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जिसमें मगध पर जो राजनीतिक अगर हम बात करें तो जो शासक आए थे वो क्या आए थे, बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक आए थे। महत्वाकांक्षी थे, उनकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी थी, वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे और साथ ही साथ एक शक्तिशाली साम्राज्य का स्थापना करना चाहते थे। ठीक है, तो स्थापित कर रहे थे इसे, और उसमें क्या होगा आप देखेंगे कि आपके हर्यक वंश में देखेंगे, हर्यक वंश में मजबूत शासक होंगे, उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश और आप देखेंगे मौर्य वंश भी एक बहुत ही
एक बहुत ही बड़ा बहुत ही बड़ा एक साम्राज्य बनकर आएगा, जिसमें आप अशोक के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। तो ये शासक जो होता है ये भी मगध पे ही उत्कर्ष इनका होता है। तो वहाँ इस जगह के जो शासक थे वो बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी थे और अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, अगला अगर हम कारण की बात करें तो इसमें कुछ और भी कारण थे इनकी, जैसे भौगोलिक स्थितियां थी, उन पर भी बात करेंगे। पहले हम इन चीजों को समझ लेते हैं। वहां पे क्या था, जहाँ पे मगध का उत्कर्ष हुआ था वो क्या था, नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र था, आसपास जल से घिरा हुआ, नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र था। जब नदियां आसपास थी तो उसका जो उनका जमीन थी वो जमीन कैसी हो गई थी, नदियों के जाल में बसा हुआ था। तो नदियों की जो वजह से जो जगह थी वो कैसी थी, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ हो गई थी। जब उपजाऊ होगी तो वहां पे उत्पादन ज्यादा होगा, वहां पे कृषि अच्छी होगी। जब कृषि अच्छी होगी तो क्या होगा, अपना आप जानते हैं जब कृषि अच्छी होती है तो अपना जो उनका पोषण होता है वो तो होता ही है, साथ में अधिक उत्पादन हो जाने से वो व्यापार कर सकते हैं, और व्यापार करने से एक इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी होती है, पैसा आ जाता है, मुद्रा की प्राप्ति होती है। तो ये सारी चीजें उसमें देखी हैं। ठीक है, तो उसमें क्या था, उपजाऊ मैदान थे, वहां पे अधिक उत्पादन होता था, इससे और अधिक से अधिक वो व्यवसाय कर पाते थे। ठीक है, आगे देखेंगे खनिज संसाधनों की यहाँ पर उपलब्धता थी। यानी आप जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि लौह की जो थी, लौह की खोज हो चुकी थी, आपके इस समय तक लौह की खोज हो चुकी थी, हमने पहले ही वीडियो में पढ़ लिया है, उस चीजों को डिटेल में पढ़ा है, उसको हम यहाँ भी डिस्कस नहीं करेंगे। तो खनिज संसाधनों की उपलब्धता अधिक थी, जिससे क्या था, एक क्रांति के रूप में जब लोहे की खोज हुई थी तो एक क्रांति के रूप में आ गई थी, जिससे क्या था भाई, औजार जो थे बहुत ही मजबूत बनने लगे थे, औजार अच्छे से अच्छे औजार थे, क्योंकि जानते हैं राज्य का विस्तार करने के लिए आक्रमण करना पड़ते थे, और आक्रमण जब करते थे तो अच्छे औजार होना चाहिए, तभी आप किसी युद्ध को जीत सकते हैं। तो इन सारी चीजों का क्या था यहाँ पे भरमार थी, क्योंकि जो आप जानेंगे छोटा नागपुर का जो पठार था वो भी इसी मगध के अंतर्गत आता था, जहां पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में लौह अयस्क की प्राप्ति होती थी। ठीक है, तो वो चीज भी यहाँ पे भरमार थी, इस वजह से भी एक मजबूत शासन यहाँ पर होगा। ठीक है, और देख ही रहे थे कि व्यापार में यहाँ पे वृद्धि होने लगी थी। तो इन सारी चीजों की वजह से एक मगध एक उभरा, एक शक्तिशाली साम्राज्य बना। कुछ कंडीशंस ऐसी थी। ठीक है, और एक और चीज याद रखेंगे, जो मगध का जो एरिया होता है वो क्या है, पहाड़ियों से, इसकी जो राजधानी आप पढ़ेंगे तो वो क्या थी, पहाड़ियों की तरफ से घिरी हुई थी, और जब आगे और पढ़ेंगे तो वो क्या था, जल से घिरी हुई थी, नदियां आसपास जाल की तरह बिछी हुई थी। तो ऐसी भौगोलिक स्थिति थी जिस वजह से बाकी के शासक जो सत्ता थी उनसे उनकी सुरक्षा वो भौगोलिक स्थितियों की वजह से भी उनकी होती थी, और जब उनका साम्राज्य सुरक्षित होता था तो वो क्या करते थे, आगे बढ़ने के बारे में सोचते थे। ठीक है, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के बारे में सोचते थे। ठीक है, अब हम प्रमुख राजवंश की बात करते हैं। कारण हम समझ गए हैं कि क्या थे, अब हम बात करते हैं प्रमुख राजवंश की। तो राजवंश की बात करें तो कौन से प्रमुख राजवंश थे, तो हर्यक वंश था, एक महत्वपूर्ण वंश कह सकते हैं, क्योंकि इसने क्या किया था, हर्यक वंश की पहली बार स्थापना हुई थी मगध पर। ठीक, तो हर्यक वंश की स्थापना हुई थी, जो 544 से लेकर आपका 412 ईसा पूर्व तक इसका शासन रहता है। उसके बाद आपका इस पर कौन सा आता है, शिशुनाग वंश आता है, जिसका समय 412 से 344 ईसा पूर्व तक का इनका शासन रहेगा। फिर और अगर हम देखें नंद वंश, तो उसके बाद कौन सा वंश आएगा, तो नंद वंश आएगा, जो 321 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना होगी। ठीक है, आगे हम चलेंगे 322 ईसा पूर्व, जो आपका 322 से 184 ईसा पूर्व तक एक शासन रहेगा, तो वो मौर्य साम्राज्य रहेगा। ठीक है, तो उन सारे अब हम क्या करेंगे, जो मगध पर जितने वंशों ने शासन किया है उनके एक एक वंश को उठाएंगे, उनसे पढ़ेंगे, जहां जहां से परीक्षा में आपके क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस को पूछा जाता है, उन सारे प्रश्नों को हम इसमें शॉर्ट लिस्ट करके इसमें आपको बताए गए हैं, और बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट आपको चीजें देखने को यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, तो बात करते हैं, सबसे पहले हम हर्यक वंश की बात करते हैं, जो इसका समय कहां से कहां तक है, तो 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश का शासन
रहेगा। ठीक है, तो अब हर्यक वंश की हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम हर्यक वंश के संस्थापक की बात करें तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा, तो आपको याद रखना है बिंबिसार के द्वारा हर्यक वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे हम चलेंगे। अगर हम इसके उपनाम की बात करें तो एक याद रखिएगा, बिंबिसार का उपनाम पूछा जाता है, उसका अन्य नाम कौन सा था जिससे वो जाना जाता था, तो उसको श्रणिक या श्रृणीय के नाम से भी जाना जाता था। वैसे इसका नाम क्या था, बिंबिसार था, लेकिन इसको किस नाम से जानते थे, तो श्रणिक या श्रेणी के रूप में जानते थे। ठीक है, आगे हम चलेंगे। अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो याद रखिएगा, इसकी राजधानी क्या थी, प्रारंभिक राजधानी क्या थी, गिरिब्रिज या राजगृह। ठीक है, याद रखेंगे, गिरिब्रिज या राजगृह इसकी क्या थी, राजधानी थी। ठीक है, आगे चलेंगे। हम याद रखेंगे, अंग राज्य को ये क्या करता है, अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा होता है। इसके महत्वपूर्ण कार्य आप पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम बात करते हैं अंग राज्य को ये कैसे मिला लेता है, क्योंकि आपने देखा 16 महाजनपद थे, उनको मिलाने का आपस में ही ये लोग क्या कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे अपने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। तो उसमें क्या था, अंग राज्य को ब्रह्मदत्त को हराकर ये क्या करता है, अपने राज्य में मिला लेता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे, एक और मुख्य पॉइंट पढ़ेंगे। यहाँ इसके दरबार में एक राजवैद्य रहता था जिसका नाम क्या था, जीवक। क्या नाम था उसका, जीवक एक व्यक्ति था जो राजवैद्य था और इसके दरबार में रहता था। तो जीवक के बारे में आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। क्या पॉइंट बनता है कि जीवक किसके दरबार में रहता था, किसके समय में था, तो याद रखेंगे बिंबिसार के समय में जीवक जो था इसके दरबार में रहता था, या इसके राजवैद्य कौन था, तो जीवक था। ठीक है, अच्छा इसके कुछ काम पूछे जाते हैं। तो इसने क्या किया था, संस्थापक तो ये बिंबिसार था। ठीक है, अब इसने प्रमुख कार्य क्या किए थे, तो इसने अपने राज्य के विस्तार के लिए इसने क्या कारण एक इसने कौन सी नीति अपनाई थी, तो इसकी नीति पता क्या थी, इसकी नीति ये थी कि अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए इसने आक्रमण करने से बेहतर कौन सी नीति समझी, विवाह की नीति अपनाई, जिसमें क्या करता था, ये विवाह अलग अलग वंशों की राजकुमारियों से ये क्या करता था, अलग अलग राज्यों की राजकुमारी से ये विवाह करता था, जिस वजह से उस राज्य से इसे क्या मिलता था, समर्थन मिलता था और दहेज में भी इसको राज्य मिल जाते थे। तो इससे इसका क्या हुआ, शासन विस्तार हुआ और साथ ही साथ जाहिर सी बात है जब विवाह कर लिया तो एक रिश्तेदारी जैसी बन गई है ना, संबंध बन जाते हैं और उससे उन्हें क्या मिलता है, सहयोग मिलता है और साथ ही साथ जो विद्रोह होने वाला होता है या विरोध जो करेगा तो वो विरोध की स्थिति भी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो आगे चलेंगे। राज्य के विस्तार के लिए ये पहला ऐसा भारतीय था जिसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए विवाह की नीति को अपनाया था। ठीक है, तो याद रखेंगे राज्य के विस्तार के लिए इसने कौन सी नीति अपनाई थी, तो विवाह की नीति अपनाई थी। ठीक है, आगे चलेंगे। बिंबिसार ने क्या किया था, 3 विवाह किए थे। इसने 3 प्रमुख विवाह किए थे। पहला विवाह किससे किया था, तो महाकौशला देवी से इसने प्रथम विवाह किया था, जो क्या थी, कौशल राज की राजकुमारी थी। महाकौशला देवी से इसने निकाह किया, इसने क्या किया था, महाकौशला देवी ने कौशल के राज्य से, कौशल की राजकुमारी से विवाह किया था। ठीक है, आगे चलेंगे। द्वितीय विवाह की बात करें तो चेल्ला से इनकी विवाह करता है और ये क्या होती है, वैशाली की राजकुमारी होती है। ठीक है, राजा चेटक की पुत्री होती है। आगे देखेंगे तृतीय विवाह की बात करें तो शेमा जो कि पंजाब के मद्रकुल राज्य की क्या थी, राजकुमारी थी, वहां से ये विवाह करता है। इस तरह से क्या होता है, अपने राज्य का ये विस्तार करता हुआ चलता है और इसका राज्य क्या होता है, एक मजबूत शासक बनता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, हर्यक वंश का संस्थापक, अगर देखिए कुछ क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, सीधे सीधे आपसे पूछे जाते हैं पॉइंट टू पॉइंट। देखिए पहले हमने क्या पढ़ा, संस्थापक के रूप में किसे, बिंबिसार। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि उपनाम इसका क्या है, तो श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट हमने पढ़ा था कि क्या था, इसकी राजधानी गिरिब्रिज या राजगृह थी। ठीक है, अब हम इसको कुछ एक चीज ध्यान रखिएगा, जीवक से एक पॉइंट और पूछा जाता है। तो जीवक इसका राजवैद्य था। साथ ही साथ जब महात्मा बुद्ध की यानी जो भगवान बुद्ध है उनके एक बार क्या होता है, वो बीमार पड़ते हैं, तो ये क्या करता है, बिंबिसार अपने राजवैद्य को उनके पास, जीवक के पास, जीवक की उसकी मतलब उनकी बीमारी का इलाज करने के लिए किसे भेजता है, तो जीवक को भेजा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे ये चीज। तो ये जीवक को भेजा जाता है और अवंती के जो राजा होते हैं उनको जब बीमार पड़ते हैं तो उनके लिए भी भेजा जाता है। ठीक है, उनकी खिदमत में भी इनको भेजा जाता है। तो 2 पॉइंट याद रखेंगे, महात्मा बुद्ध के लिए किसको भेजा था, जीवक को भेजा था। ठीक है,
आगे हमने देखा इनके विवाह की जो नीति थी उसमें 3 राजकुमारियों से शादियां की थी, इनके आप नाम याद रखेंगे। आगे चलेंगे अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन होगा? इसका बेटा होगा, किसका? बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु अब क्या करेगा? गद्दी पे बैठेगा। तो वो कैसे बैठेगा? बिंबिसार की हत्या यानी अपने पिता की हत्या करके उसका पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। याद रखेंगे बिंबिसार की हत्या किसने की थी? उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी और पिता की हत्या करके वो क्या करता है? गद्दी पर बैठ जाता है। याद रखेंगे ये लोग क्या करेंगे? ये लोग ऐसे करेंगे, ये बिंबिसार की हत्या कौन कर देगा? अजातशत्रु। अजातशत्रु की कौन भाई? ये बिंबिसार का बेटा उसकी हत्या कर देगा और खुद गद्दी पे बैठ जाएगा। फिर अजातशत्रु का जो बेटा होगा वो इसकी हत्या कर देगा और खुद गद्दी पे बैठ जाएगा। इस तरह से ये लोग क्या करेंगे? अपने पिता की हत्या कर देंगे और खुद अपनी गद्दी को बैठ जाएंगे। तो इस वजह से ये जो वंश है किस नाम से जाना जाता है? याद रखेंगे, जो आपका हर्यक वंश है ये किस नाम से जाना जाता है? पितृहंता। पितृहंता यानी पिता की हत्या करने वाला वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो पितृहंता वंश के रूप में किसे जाना जाता है? हर्यक वंश को जाना जाता है। ठीक है, आगे देख रहे थे अजातशत्रु की। तो बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी और 493 ईस्वी में 493 ईस्वी में ये क्या करता है? गद्दी पर बैठता है। आगे देखेंगे तो 493 ईसा पूर्व में ये क्या करता है? गद्दी पर बैठेगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे अजातशत्रु का जो उपनाम होता है, इसका भी उपनाम पूछा जाता है तो याद रखेंगे। इसका उपनाम क्या था? कुड़िक था, जबकि इसका उपनाम क्या था? तो शिरणिक था। याद रखेंगे, इसका शिरणिक, इसका कुड़िक। ठीक है, आगे हम देखेंगे ये क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाला था। लेकिन ये प्रारंभ में किसका था? तो प्रारंभ में जैन धर्म को मानने वाला था। याद रखेंगे, तो ये अजातशत्रु था, इसका नाम क्या था? कुड़िक था। कब किसने क्या किया था? बिंबिसार की हत्या करके खुद बैठ गया था। और इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय में हुई? तो इससे पहले मैंने बौद्ध धर्म पे वीडियो बनाई है, तो उसमें मैंने जो संगीतियां हुई हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित जो संगीति हुई हैं उनके बारे में उस डिटेल में उस वीडियो में बताया है। तो लेकिन क्योंकि अजातशत्रु से संबंधित है तो एक पॉइंट इसमें मैं बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रथम बौद्ध संगीति यानी महात्मा बुद्ध की जब महापरिनिर्वाण हुआ और उसी साल में क्या हुई? प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई। तो वो आज पहली जो बौद्ध संगीति थी किसके समय में आयोजित की गई थी? याद रखेंगे, अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। ठीक है, आगे देखेंगे इसका एक सुयोग्य मंत्री था, उसका नाम क्या था? तो वर्षकार। वर्षकार क्या था? वर्षकार सुयोग्य इसका मंत्री था और ये क्या कर लेगा? इसी की सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त कर लेगा, वैशाली राज्य को भी अपने राज्य में मिला लेगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे अजातशत्रु के बाद उसका बेटा आएगा उदयन। उदयन क्या करेगा? उदयन कभी कभी आपको दो तरह से नाम मिलता है, उदयन लिखा होता है, कहीं पे उदयन लिखा होता है। ठीक है, और कहीं पे सिर्फ इसी तरह से लिखा होता है। तो याद रखिए, नाम कुछ लिखने में भी लोग करते हैं। तो उदयन नाम है, आगे ध्यान रखेंगे। उदयन जो था वो अजातशत्रु का बेटा था। अब जाहिर सी बात है, बिंबिसार की हत्या किसने की? उसके बेटे अजातशत्रु ने की और अजातशत्रु खुद बैठ गया। अब अजातशत्रु की हत्या कौन कर देगा? उसका बेटा उदयन कर देगा। और अजातशत्रु उदयन की हत्या करेगा, उदयन जो है अजातशत्रु की हत्या कर देगा और उदयन खुद जो है गद्दी पर बैठ जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे अजातशत्रु की हत्या किसने की? उसके पुत्र ने की। पुत्र कौन था? उदयन था, इसने हत्या कर दी और 460 ईस्वी पूर्व में इसकी हत्या करके खुद गद्दी पर बैठ जाता है, खुद अपना सिंहासन पर बैठ जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। उदयन क्या करता है? यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बिंबिसार की राजधानी क्या थी? गिरिब्रिज थी, राजगृह थी। ठीक है, गिरिब्रिज राजगृह थी। आगे यहाँ पे उदयन देखिए क्या कर रहा है, इसका मुख्य पूछा जाता है पाटलिपुत्र की स्थापना करने वाला कौन था? जो आपका पाटलिपुत्र है, जिसको पाटलिपुत्र आपका जो बिहार में है, तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की है? तो याद रखेंगे उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की जाती है और वो क्या करता है, वहां पे जब स्थापना करता है और उसको अपनी राजधानी बना लेता है। याद रखेंगे, फिर उसे क्या करेगा? अपनी राजधानी बना लेगा। याद रखेंगे, और एक पॉइंट और याद रखेंगे, जैन धर्म का ये अनुयायी था। अगला इसका है हर्यक वंश के पूछा जाता है, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन बनेगा? उदयन का बेटा, उसका पुत्र नागदशक अगला राजा
बन जाएगा। ठीक है, तो आपसे देखो 2-4 क्वेश्चन आपके बहुत जो सीधे सीधे पूछे जाते हैं। बिंबिसार इसका संस्थापक है। अगर अंतिम की पूछी जाए तो नागदशक इसका अंतिम राजा इसका बना था। ठीक है, तो आपने ये सारी चीजें देख ली। अगर मगध की स्थापक के बारे में बात करें तो बृहद्रथ के द्वारा मगध की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।